चलिए पिछली क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपको संविधान के बारे में बता रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान में विधायिका का चैप्टर हम लोग का चल रहा था, लेजिस्लेशन। और आपको बताया था कि विधायिका दो तरीके से हमारे यहाँ काम करती है। एक केंद्रीय विधायिका होती है, सेंट्रल लेजिस्लेशन, और एक राज्य की। और इसमें केंद्रीय विधायिका हमने शुरू की थी और बताया था केंद्रीय विधायिका में तीन चीज़ें हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन्हीं तीनों से मिलकर बनती है। तो इन्हीं में सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे थे कि भारत का एक राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है, 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। और जो भी राष्ट्रपति काम करेंगे वो माना जाएगा कि भारत का काम है या संघ का काम है, ठीक। और इसी 53(2) में आपको बताया था कि सुरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। फिर अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के लिए क्वालिफिकेशन है कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर न हो, इसकी सैलरी 5 लाख रुपये रखी गई है। और जो पुनर्निर्वाचन के लिए कोई सीमा नहीं है, जितनी बार चाहे उतनी बार इलेक्ट हो सकते हैं। फिर राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में दिया गया है। फिर शपथ कौन कराता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रिजाइन किसको सौंपेंगे? ये उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। फिर अनुच्छेद 54 में आपको बताया था कि राष्ट्रपति का इलेक्शन दिया हुआ है। इलेक्शन के लिए पहले इलेक्टोरल कॉलेज है, निर्वाचक मंडल। फिर जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल में दिया गया है? 55 में दिया गया है कि किस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे। फिर इसके बाद राष्ट्रपति का हटाया जाना, आपको बताया कि राष्ट्रपति का जो हटाया जाना है ये महाभियोग की प्रक्रिया होती है। कौन सा अनुच्छेद है? 61, 61। और इसमें बताया था कि महाभियोग का केवल एक कारण हो सकता है, संविधान का उल्लंघन। उसके लिए 14 दिन की पूर्व सूचना होनी चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में आपको बताया कोई भी विवाद हुआ तो मामला केवल कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फिर राष्ट्रपति की शक्तियाँ आपको बता रहे थे, पावर, जिसमें न्यायिक शक्तियाँ बताए थे, जुडिशियल पावर। फिर राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है किस अनुच्छेद से? 72 से। राष्ट्रपति भी किसी मामले में क्षमादान दे सकते हैं। और इसमें बताया था कि तीनों कंडीशन होती है कि सजा की प्रकृति को बदलना, उसको कम करना, या पूरी तरीके से फ्री कर देना, ठीक। और इसमें ध्यान रखिएगा कोई प्रत्यक्ष सुनवाई नहीं होती, सीधी सुनवाई नहीं होती। इसमें फाइलें जाती हैं, फाइलों पर विचार होता है, ठीक है। फिर आपको बताया कि 143 में क्या है कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति सलाह लेते हैं किससे? उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं। और जब राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह लेंगे तो उच्चतम न्यायालय जब उनको सलाह देगा तो उसके मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते। फिर बताया था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट भी किसके नाम पर होता है? राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक। चलिए, इसके बाद राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति बता रहे थे, एग्जीक्यूटिव पावर्स, कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में होती है? राष्ट्रपति में होती है। राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होता है? एक मंत्रिपरिषद होता है। और बताया था कि मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देगा उसकी किसी भी न्यायालय में कोई भी जांच नहीं की जाएगी। 78 में बताया था कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों की जानकारी देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधानमंत्री की होती है। फिर इसके विधायी शक्तियाँ आपको बताया था 111 कि राष्ट्रपति को विधेयक पर सहमति देने की शक्तियाँ हैं 111 में। फिर ज्वाइंट सिटिंग भी राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। आपको बताया था 80(3) में राज्यसभा के कितने सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं? 12 सदस्यों को करते हैं। और 331 में कितने सदस्य करते हैं? 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति कहाँ पर करते हैं? लोकसभा में। फिर 123 तक हम लोग पहुंचे थे, 123 है। तो पहले बताना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। तो बता रहे थे कि यहाँ तक हम लोग बातचीत कर चुके थे। अब इसके बाद देखना था अनुच्छेद, आपको बता रहे थे 123 लिखवा दिए थे, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है किस अनुच्छेद में दिया गया है? 123 में। अब 123 में जो व्यवस्था दी गई है 123 है क्या, कि जैसे आपको बताया कि जो संसद हमारी है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का मेन काम क्या होता है? संसद हमारे लिए कानून बनाती है। तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है तो उसमें आपको बताया था कि दोनों हाउस होते हैं। कौन कौन?
एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है और एक क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक, तो होता क्या है कि यही तीनों मिलके हमारे यहाँ कानून बनाते हैं। ठीक, तो होता क्या है कि संसद का काम है कानून बनाना, लेकिन समस्या ये होती है कि संसद पूरे साल बैठक में नहीं होती, साल भर में 3 या 4 बैठकें होती है संसद की। अब मान लीजिए संसद की बैठक नहीं चल रही और तुरंत में कोई कानून बनाने की आवश्यकता हो, अर्जेंटली बिल्कुल, तो तुरंत में कोई कानून बनाने की आवश्यकता है, तब उसके लिए फिर कोई जरूरत पड़ी या इमरजेंसी पड़ी, तो उसके लिए पूरा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सबको बुलाइए, फिर समय लगता है उसमें। तो उसके लिए आर्टिकल 123 में पावर दी गई कि राष्ट्रपति सीधे सीधे क्या जारी करते हैं, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश। अब ये जो अध्यादेश होता है इसकी वैलिडिटी बिल्कुल वैसी होती है जैसे एक्ट की होती है। एक्ट यानी अधिनियम की होती है। जैसे अधिनियम मान्य होता है वैसे ही अध्यादेश मान्य होता है। बस एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या अंतर है कि जो एक्ट होता है पूरा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से घूम के आएगा, और ऑर्डिनेंस केवल किसने जारी कर दिया है, राष्ट्रपति ने, अध्यादेश। अभी ये लोकसभा राज्यसभा से पारित नहीं हुआ, ये उस समय के लिए है कि जब संसद की बैठक नहीं चल रही, रेसेस पीरियड बोलते हैं उसको, ड्यूरिंग रेसेस पीरियड्स को कहा जाता है कि संसद के विश्रांति काल के दौरान। ये किस समय के लिए होता है, रेसेस पीरियड की, संसद की बैठक नहीं चल रही है, कानून बनाने की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति सीधे सीधे क्या जारी करते हैं, ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, अध्यादेश। अब अध्यादेश जारी तो कर दिया, लेकिन इसकी वैलिडिटी रखी जाती है 6 वीक्स तक। कितने हफ्ते तक, 6 हफ्ते तक। 6 हफ्ता कब से, जब से अगली बैठक नहीं शुरू हो जाती, यानी जब संसद की अगली बैठक लगेगी तब से 6 हफ्ते का समय दिया जाएगा। 6 हफ्ते के अंदर उसको लोकसभा, राज्यसभा इन दोनों ने पास कर दिया तो ये अध्यादेश क्या हो जाएगा, अधिनियम हो जाएगा, यानी ऑर्डिनेंस किस में बदल जाएगा, एक्ट में बदल जाएगा। और अगर 6 हफ्ते के अंदर पास नहीं हुआ तो ऑर्डिनेंस अपने आप समाप्त हो जाएगा, इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। समझ गए। तो ये बस उसी चीज के लिए है कि जब संसद की बैठक नहीं चल रही है तब अपना काम चलाने के लिए एक एक्ट पास कर दिया, फिर जब बैठक हुई 6 महीने का समय दिया और 6 महीने के अंदर पास हो गया तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल कर देंगे। समझ गए। तो ये बस काम चलाने वाली व्यवस्था होती है रेसेस पीरियड के लिए। कई बार ऐसा होता है, जैसे एक बार जल्लीकट्टू का मामला चल रहा था कि वहां पर रोक लगा दी थी कोर्ट ने, और वहां पर चेन्नई में प्रदर्शन होने लगा तो सरकार ने तुरंत ऑर्डिनेंस जारी किया और जल्लीकट्टू को वैलिड कर दिया कि ठीक है अभी कर देते हैं, बाद में जब संसद बैठेगी फिर लोकसभा राज्यसभा विचार करेगी, फिर देखा जाएगा क्या करना है। अगर उसको सहमति दे दी जाती है तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा, नहीं दी जाती तो फिर वो समाप्त हो जाएगा। समझ गए। तो ये जब तक संसद नहीं बैठी है तब तक काम चलाने के लिए ये व्यवस्था होती है किसकी, अध्यादेश की। लेकिन अध्यादेश किस कंडीशन में जारी होते हैं, संसद के विश्रांति काल में। अध्यादेश की कंडीशन लिख लीजिए, ड्यूरिंग रेसेस पीरियड ऑफ पार्लियामेंट, संसद के विश्रांति काल में, कि जब संसद की बैठक नहीं चल रही। तो जब बैठक नहीं चल रही है तो फिर क्या जारी करते हैं राष्ट्रपति, अध्यादेश। संसद के विश्रांति काल में। ठीक, फिर अध्यादेशों की वैधता लिख लीजिए, वैलिडिटी ऑफ ऑर्डिनेंसेस, अध्यादेशों की वैधता। तो अध्यादेश की वैधता कितनी होगी, अगले सत्र की पहली बैठक के 6 सप्ताह तक, 6 वीक्स फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ नेक्स्ट सेशन। अगले सत्र की पहली बैठक के 6 सप्ताह तक, यानी जब अगला सेशन शुरू होगा तब से कितने सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक ये वैलिड होगा। ठीक, 6 हफ्ते के अंदर अगर पारित हो गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। पास नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। समझ गए। तो ये किस कंडीशन के लिए होता है कि जब संसद की बैठक नहीं चल रही है तब राष्ट्रपति क्या जारी करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। समझ गए। किस आर्टिकल से, 123 इंपॉर्टेंट है, जनरली 74 या 72 वगैरह नहीं आते, 143 आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे बताया था कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें डायरेक्टली आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए, अब इसके बाद राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती है अनुच्छेद 86 से कि राष्ट्रपति संसद में क्या दे सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। लिख लीजिए, अनुच्छेद 86 आर्टिकल 86, राष्ट्रपति का संसद को संबोधन या राष्ट्रपति का संसद को अभिभाषण,
राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउस, कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति संसद को मैसेज भी भेजते हैं, संदेशा भेजते हैं, और राष्ट्रपति का संसद में क्या होता है, भाषण होता है। वो किस अनुच्छेद से होता है, अनुच्छेद 86 से। अब देखिए, जो राष्ट्रपति संसद में भाषण देते हैं तो कुछ तो इसके मौके रेगुलर होते हैं, नियमित होते हैं। किन किन मौकों पर राष्ट्रपति का संसद को भाषण होता है वो लिख लीजिए। लिखिए, राष्ट्रपति का संसद को संबोधन का अवसर, यानी मौके, किस मौके पर राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं। तो राष्ट्रपति का जो संसद को संबोधन का अवसर होता है, मौके होते हैं, ये कुछ मौके हैं, कुछ फिक्स समय है कि जब राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं। तो वो मौके कब कब होते हैं, पहला लिखिए। देखिए, पहला कंडीशन क्या होता है कि जब भी कैलेंडर चेंज होता है, कैलेंडर चेंज होने का मतलब कि जैसे 2023 भी था, 2024 आया, तो जब 2024 का कैलेंडर आएगा, यानी जब साल बदला, तो 2024 के साल में जो जिस दिन पहली बैठक होनी होगी संसद की, उस दिन की पहली बैठक के एक दिन पूर्व राष्ट्रपति के संसद को अभिभाषण दिया जाता है। जनरली साल की पहली बैठक में बजट सत्र होता है, बजट सेशन होता है, तो बजट सेशन के पहले आप देखेंगे एक बार राष्ट्रपति क्या करते हैं, भाषण देते हैं। लिख लीजिए, प्रत्येक नए वर्ष की पहली बैठक को, ऑन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ एवरी न्यू ईयर, प्रत्येक नए वर्ष की पहली बैठक पर, ऑन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ एवरी न्यू ईयर, यानी जब भी नया साल आएगा तो पहली बैठक के दिन राष्ट्रपति का क्या होगा, भाषण होगा। ठीक। दूसरी कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन होगी कि जब हर 5 साल पर आप देखिए क्या होता है, लोकसभा के चुनाव होते हैं, जब से भी चुनाव चल रहा है, तो जब लोकसभा का चुनाव पूरा हो जाएगा और जिस दिन इस अगली लोकसभा की पहली बैठक होगी, तो पहली बैठक के समय राष्ट्रपति क्या करेंगे, भाषण देंगे। लिख लीजिए, प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद, चुनाव के बाद संसद की पहली बैठक पर, कि जब भी लोकसभा का चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जब पहली बैठक होगी, फर्स्ट सिटिंग होगी, तो पहली बैठक के दिन राष्ट्रपति संसद को भाषण देंगे। ठीक। तीसरा, तीसरी कंडीशन होती है कि जब संयुक्त बैठक होता है, लिखिए, संयुक्त बैठक के समय, एट द टाइम ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, कि जब भी लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होगी, ज्वाइंट सिटिंग होगी, तो ज्वाइंट सिटिंग के समय राष्ट्रपति संसद को क्या करेंगे, भाषण देंगे। प्रेसिडेंट एड्रेस टू पार्लियामेंट, राष्ट्रपति का संसद को क्या होगा, भाषण होगा। कब होगा भाषण, संयुक्त बैठक के समय, ज्वाइंट सिटिंग के टाइम पर। लगता है उसी पर टंगी रहेगी क्या। हम्म, बंद कर दिया तो ठंडा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा उसे। दबी नहीं थी। चलिए हम लोग मुद्दे बात करते हैं। तो संयुक्त बैठक के समय, जब ज्वाइंट सिटिंग होगी तो संयुक्त बैठक होगी, तो संयुक्त बैठक के समय राष्ट्रपति क्या करेंगे, संसद को संबोधित करते हैं। तो ये तीन तो मौके होते हैं, एक तो हर साल वाला, ये हर साल होगा। एक क्या होगा, लोकसभा की, अभी जब लोकसभा का चुनाव होगा तो जिस दिन पहली बैठक होगी, और तीसरा ये रेयर होता है जब ज्वाइंट सिटिंग होती है। इसके अलावा भी राष्ट्रपति चाहे तो संसद को संबोधित कर सकते हैं। संसद को संबोधित करने का मतलब है कि राष्ट्रपति का संसद को संबोधन हो सकता है। वहां से ऑफ कर दो, तो वहां से ऑफ करोगे तो फ्लिप नहीं बंद होगा। हम्म, जल्दी बोलो। अरे सब एक साथ बैठते हैं,
जब सारे एक साथ बैठते हैं सेंट्रल हॉल में तब होता है। राष्ट्रपति का जब भी भाषण होगा तो सारे एक साथ होते हैं, ठीक। और इसके अलावा भी अगर लगता है राष्ट्रपति को बीच में तो वो संबोधन कर सकते हैं, बाद बीच में भी राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, संबोधित कर सकते हैं, अलग से संदेश दे सकते हैं, ठीक। चलिए, इसके बाद लिखे अनुच्छेद 85 आर्टिकल 85। तो आर्टिकल 85 में जो शक्तियां हैं, आर्टिकल 85 में जो पावर्स दी गई है कि राष्ट्रपति के सत्रावसान, विघटन, राष्ट्रपति किसी भी सदन का क्या कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है या विघटन भी कर सकता है, कि समय से पूर्व उसको क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो चाहे सत्रावसान हो चाहे विघटन हो, ये काम कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति। जैसे सेशन शुरू होता है और उसको समाप्त करना है तो शुरू और समाप्त होने की घोषणा कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। या जनरली लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा, लेकिन 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति चाहे तो विघटन की घोषणा कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो ये राष्ट्रपति की कैसी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। अभी इस पर आगे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए, अब आती है जी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियों में सबसे पहले लिख लीजिए आर्टिकल 112, 101, 112। तो अनुच्छेद 112 में दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, 112 में। ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसी को हम लोग पॉपुलर लैंग्वेज में कहते हैं बजट। यही पॉपुलर लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, बजट इसको कहा जाता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, बजट शब्द का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। बजट की जगह कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये आप लोग इकोनॉमिक्स में भी इसको विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा लिख लीजिए 110, धन विधेयक, मनी बिल। तो जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लिख लीजिए, धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की ही अनुमति से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मनी बिल प्रेजेंटेड टू ओनली विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की ही अनुमति से प्रस्तुत किए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। यानी मनी बिल को केवल कौन प्रेजेंट कर सकता है, राष्ट्रपति, कोई और नहीं कर सकता। यानी राष्ट्रपति की अनुमति से ही किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा लिख लीजिए 280 280, वित्त आयोग का गठन, फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग का गठन 280। तो जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, तो वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ये जब आपको वित्त आयोग आएगा वहां ये सब आगे डिटेल में आएंगे, बस अभी बस राष्ट्रपति में आ जाते हैं, ठीक। चलिए, अब आ जाए राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स। तो ध्यान रखेंगे, जो आपातकाल है हमारे यहाँ 3 प्रकार के आपातकाल हैं। आपातकाल कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। अब ये जो आपातकाल है हमारे तीनों आपातकाल, इनमें कोई भी इमरजेंसी हो, कोई भी आपातकाल हो, आपातकाल को चाहे लगाना हो चाहे उसको हटाना हो, ये काम केवल और केवल कौन कर सकती है, कौन, और इसकी घोषणा केवल और कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकता है। चाहे इमरजेंसी लगानी हो चाहे इमरजेंसी को हटाने की घोषणा हो, ये केवल किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा होगी, ठीक। अब 3 आपातकाल है, लिखिए 3 प्रकार के आपातकाल है, 3। पहला लिखिए अनुच्छेद 360, आर्टिकल 360। तो 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। अभी जो वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, किस अनुच्छेद में दिया गया है, 360 में। अब वित्तीय आपातकाल का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। अब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, वित्तीय आयोग, वित्तीय आपातकाल है, ये क्या है, क्यों लगाया जाएगा। तो अगर राष्ट्रपति को ये समाधान हो गया, जैसे मान लीजिए देश में कोई भयंकर मंदी आए, इकोनॉमिक रिसेशन आया, या कुछ भयंकर आर्थिक घटना घटी जिसकी वजह से आर्थिक संकट देश पर मंडरा रहा है,
तो अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि देश में कोई भयंकर आर्थिक संकट है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का इस्तेमाल करते हुए वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो जब घोषणा की जाएगी, लिख लीजिए, यदि राष्ट्रपति को यह लग जाए, यदि राष्ट्रपति को यह लग जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत अथवा उसके किसी भाग का, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत अथवा उसके किसी भाग का, अथवा उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। स्थायित्व संकट में है, वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वो किसकी घोषणा कर सकते हैं? वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। ठीक। अब जैसे ही फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन इस डिक्लेरेशन के 2 महीने के अंदर अंदर उसको संसद से अप्रूवल दिलाना जरूरी होगा। लिख लीजिए, वित्तीय आपात की घोषणा के 2 माह के अंदर, वित्तीय आपात की घोषणा के कितने महीने? 2 माह के अंदर उसका संसद से अनुमोदन होना आवश्यक है। उसका संसद से अनुमोदन होना क्या है? आवश्यक। यानी संसद से उसको क्या किया जाएगा? अप्रूव कराया जाएगा। जब तक संसद अप्रूव नहीं कर देगी तब तक वित्तीय आपातकाल फिर आगे फाइनल नहीं होगा। तो जब वित्तीय आपातकाल लग जाएगा तो वित्तीय आपात के दौरान होगा, क्योंकि वित्तीय आपात के दौरान संसद अपना केंद्रीय नियंत्रण बढ़ा देती है। केंद्रीय नियंत्रण बढ़ाने का मतलब है कि ये अपने खर्चों को कम करेगी, जो फालतू के खर्चे होते हैं उन फालतू को कम, खर्चों को कम किया जाएगा, इवन रोका भी जा सकता है। सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती है, जन कल्याणकारी या बहुत सारी चीज़ें देती हैं, उसको रोका जा सकता है। वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, इवन रोका भी जा सकता है। जैसे जनरली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस हैं तो इनकी सैलरी के वेतन भत्तों में किसी भी हाल में कोई कमी नहीं की जा सकती, एक्सेप्ट 360। अगर वित्तीय आपातकाल लगा है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन भत्तों में भी कटौती की जा सकती है, उनको कम किया जा सकता है, इवन रोका जा सकता है। और अगर मान लीजिए कि राज्य सरकार ऐसा न करे, जैसे केंद्र में मान लीजिए अलग पार्टी की सरकार है, राज्य में अलग पार्टी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी ने वित्तीय आपातकाल लगाया, ममता बनर्जी कहे हम नहीं मानेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जब वित्तीय आपातकाल यानी 360 प्रवर्तन में होता है तो राज्यों पर भी वित्तीय नियंत्रण संसद का बढ़ जाता है। यानी राज्य का वित्त मंत्रालय भी किसको रिपोर्ट करेगा? संसद को। यानी केंद्र के वित्त मंत्रालय को। जब तक केंद्र परमिशन नहीं देगा राज्य 1 रुपया नहीं खर्चा करेगा। यानी इससे संसद का फाइनेंशियल कंट्रोल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ताकि उस आर्थिक संकट से निकला जा सके। ठीक, लिख लीजिए, वित्तीय आपात से राज्यों पर केंद्र का वित्तीय नियंत्रण बढ़ जाता है। वित्तीय आपातकाल से राज्यों पर केंद्र का वित्तीय नियंत्रण क्या होता है? बढ़ जाता है। केंद्र का वित्तीय नियंत्रण बढ़ जाता है। ठीक, यानी अपना कंट्रोल क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, ताकि उस आर्थिक संकट से निकला जा सके। हालांकि अब तक कोई ऐसा संकट नहीं आया है कि वित्तीय आपातकाल लगाया गया हो। देखिए, वित्तीय आपातकाल अब तक एक बार भी नहीं लगा है। फाइनेंशियल इमरजेंसी नेवर बीन इम्पोज्ड। वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा। ठीक, यानी अब तक वित्तीय आपातकाल कभी भी लगाया नहीं जा गया है, क्योंकि अभी वैसे कोई आर्थिक संकट हमारे देश में नहीं आया। ठीक है, चलिए अगला अनुच्छेद लिखिए, 356, 356, 356, 356। 356 क्या है? 356 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल।
तो जो राष्ट्रपति शासन है, प्रेसिडेंट रूल है, ये स्पेशली राज्यों के लिए, स्टेट्स के लिए, किसके लिए है? राज्यों के लिए है। कि राज्यों में जैसे आपको बताया कि केंद्र राज्यों को कई मामलों में कंट्रोल करता है, तो जब केंद्र राज्यों में कई मामलों में कंट्रोल करता है तो राज्यों को कोई समस्या आती है तो उससे जूझने की जिम्मेदारी भी केंद्र की हो जाती है। जैसे अगर कोई दिक्कत आई तो केंद्र उससे क्या होगा? जूझेगा। जैसे घर वाले आप पर कंट्रोल करते हैं, तो अगर कोई आपको समस्या आते हैं तो उससे जूझने की जिम्मेदारी घर वालों की होगी। ऐसा तो छोड़ेंगे नहीं कि जाओ तुम्हारी जो मर्जी है ऐसा करो। तो जैसे मान लीजिए कि कल को बांग्लादेश ने आक्रमण कर दिया वेस्ट बंगाल पर, तो ऐसा नहीं केंद्र सरकार कहेगी ममता बनर्जी की सरकार है, समझे अपना, हम नहीं बचाने आएंगे। वो केंद्र की ही जिम्मेदारी होगी कि जब उसकी क्या करे, रक्षा करे। समझ गए? तो ये चीजें जो होती हैं, ये जो सिस्टम है पूरा, ये इसी आधार पर है, जैसे पता नहीं फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था, जिसमें केंद्र क्या है? शक्तिशाली है। तो जब शक्तिशाली है तो उत्तरदायित्व भी तो आपका होगा। तो राज्यों को कोई भी संकट आएगा तो उस संकट से निपटने की जिम्मेदारी किसकी होगी? केंद्र की होगी। समझ गए? तो इसी का फायदा केंद्र सरकार उठाते हैं और ये एक तरीके से राज्यों के खिलाफ हथियार के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब होता क्या है कि जो भी राज्यों के कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होती है, जो भी राज्यों का संवैधानिक तंत्र होता है, ठीक, तो उस राज्यों के संवैधानिक तंत्र में क्या होता है कि जैसे हर एक राज्य में क्या होती है? विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली। एक राज्य में क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है, उसके अपने मंत्री होते हैं, और एक क्या होता है? राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। तो 356 में है कि राज्य का अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संवैधानिक तंत्र के विफल होने का मतलब कि मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव हुआ, किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, या अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी मिली भी, मुख्यमंत्री सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, राज्य में दंगे फसाद हो जा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे, कुछ भी हो जाए, अब वो संवैधानिक तंत्र विफल होना क्या है, ये डिसाइड कौन करेगा? राज्यपाल। तो राज्यपाल को लगा गड़बड़ है, राज्य संभाल नहीं पा रहा है, तो ये रिपोर्ट भेजेगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और सिफारिश किसकी करेगा? 356 की, कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो राष्ट्रपति को लगा कर रिपोर्ट ठीक है, तो राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी 356 की। जब राष्ट्रपति घोषणा करेंगे 356 की, तो उस दौरान क्या होगा कि अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो ठीक है, अगर मुख्यमंत्री है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी मुख्यमंत्री भी बर्खास्त हो सकते हैं। और जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसकी शक्तियां शून्य कर दी जाएंगी, जीरो। यानी अब ये कोई काम नहीं करेगी, इसकी कोई ताकत नहीं। राज्य का प्रशासन सीधे राज्यपाल अपने हाथ में लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन, और उसकी रिपोर्ट सीधे किसको देगा? राष्ट्रपति को। और बताया था कि राष्ट्रपति ये सब काम कैसे करेगा, किसकी सलाह पर? 74 केंद्र सरकार के इशारे पर करेगा। तो एक तरीके से केंद्र सरकार मुख्यमंत्री को भी सस्पेंड कर सकती है, विधानसभा के राज्यों को जीरो कर देती है। ठीक। अब कारण क्या हो, ये कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई संवैधानिक तंत्र का विफल होने का मतलब क्या होता है, इसका कोई मेंशन नहीं किया गया। अब इसकी मनमानी व्याख्या हो जाती है कि राज्य में दंगे फसाद हो गए तो हो गया, या राज्यपाल की चाय में चीनी कम पड़ा तो हो गया, मूड खराब हो गया, चलो ले राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसकी कोई बहुत क्लियर कट अलग से लिखा नहीं। समझ गए? तो ये किसी भी व्याख्या पर ये हो सकता है और मनमाना चला। जैसे 1977 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो केंद्र में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, जनता पार्टी की सरकार बनी। राज्यों में भी यही हुआ कि ज़्यादातर राज्यों में जनता पार्टी की, जनता दल की सरकार बनी। फिर बाद में क्या हुआ कि 1980 में लोकसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी होगी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। अब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन गई, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, लेकिन राज्यों में भी जनता पार्टी जगह जगह थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 9 राज्यों के मुख्यमंत्री को सीधे सीधे सस्पेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि लोकसभा के चुनाव में हमारे कैंडिडेट जीते हैं, इसका मतलब जनता का भरोसा आप में नहीं है, आप लोग भरोसा खो चुके हैं। सीधा ऐसे ही मन माना कुछ छो कर देंगे। जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रपति शासन लगा वो तो और नरक किया गया था कि जो पीडीपी थी और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वो लोग मिलजुल के सरकार बनाने वाले थे, बीजेपी हट रही थी वहां से। अब पता चला सरकार बनाने के लिए अभी गवर्नर को फैक्स भेजा, गवर्नर ने अगले दिन भोर में ही राष्ट्रपति शासन की घोषणा करवा दी। उन्होंने बोला हमने तो कहा था कि हम समर्थन दे चुके हैं और सरकार बनेगी। गवर्नर ने कहा कि फैक्स मशीन हमारी खराब हो चुकी है, हमको नहीं मिला फैक्स आपका, चलिए खत्म कीजिए, लगा दिए। तो ये कुछ भी कारण हो सकता है।
2005 में बिहार में इससे लगाया गया कि चुनाव हुए बिहार में, सबसे बड़ी पार्टी नीतीश कुमार, वो सरकार बनाने की जुगत में थे। राज्यपाल ने 1 हफ्ते का समय दिया कि आप जो है कि सरकार बना सकते हैं तो बना लीजिए। अब वो जुगाड़ करके सरकार के लिए समर्थन जुटाने लगे। फिर क्या लगा राज्यपाल कहीं समर्थन सही में न सरकार बना ले, तो उन्होंने कहा कि भाई बिहार में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है, क्योंकि नीतीश कुमार सरकार बनाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त कर सकते हैं, इससे राज्य के संवैधानिक तंत्र को खतरा हो सकता है। मतलब कर सकते हैं, इस आशंका पर लगा दिया गया। तो कुछ भी कर देते हैं ये, और ये केंद्र की ही पावर है। और ऐसा नहीं कि कोई सब सरकारें होती, जिसके पास पावर होती सब इसका मिसयूज करता है। तो ये एक तरीके से सीधे पावर सेंट्रल की है, किसके अगेंस्ट में? स्टेट की। सीधे राज्यों के खिलाफ ही चलाते हैं इसको। ठीक। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब ये 356 जोड़ा जा रहा था तो उन्होंने इसका विरोध किया था कि भाई ये जो राष्ट्रपति शासन है ये गलत, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी केंद्र सरकार अपने ही राज्यों को क्यों बर्खास्त करेगी? क्योंकि उस समय जनरली होता यह था कि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार, तो कोई अपनी ही सरकार को क्यों सस्पेंड करवाएगा? तो उन्होंने कहा था कि 356 हम जोड़ तो रहे, लेकिन इनका शायद ही संसदीय इतिहास में शायद ही कभी इस्तेमाल होगा, यानी इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल हुआ है, 100 से ज़्यादा बार लगाया गया। सबसे ज़्यादा बार लगा है यूपी और केरल में। लिख लीजिए, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन, मैक्सिमम टाइम प्रेसिडेंट रूल। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन, तो सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है? उत्तर प्रदेश और केरल में 11-11 बार, यूपी एंड केरला। तो उत्तर प्रदेश और केरल में कितनी कितनी बार लगाया गया है? 11-11 बार लगाया गया। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? यूपी और केरल में। कितनी बार? 11 बार। ठीक। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा रहा? पंजाब में। लिख लीजिए, लॉन्गेस्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन, तो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन जो लगा रहा वो कहाँ लगा रहा? पंजाब में लगा रहा। ठीक। सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? पंजाब में। फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल लिखे, सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन भी सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? पंजाब में लगाया गया था। ठीक। अब ये समस्या है कि राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगाया जाता है। तो ध्यान रखें कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो कितने महीने के लिए लगता है? 6 महीने के लिए। लिख लीजिए, प्रेसिडेंट रूल शैल इम्पोज फॉर 6 मंथ्स। राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए लगाया जाता है। इसे अगले 6 माह के लिए विस्तारित किया जाता है। इसे 6-6 माह के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है। इट कुड एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। इसे अगले 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। इट कुड एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, यानी 6 महीने के लिए लगता है, 6-6 महीने के लिए इसको क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि 6 महीने के लगा, 6-6 महीने के लिए बढ़ाते बढ़ाते 5 साल लगा दिए, तो पता चला केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, जहां जहां अपने पार्टी की सरकार नहीं, सब जगह जो है कि राष्ट्रपति शासन लगा के 5-5 साल निकाल दे। वैसा नहीं हो सकता। राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लगेगा, 6-6 महीने के लिए इसको आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति शासन की कुल अवधि 3 साल से अधिक नहीं हो सकती। लिख लीजिए, द टोटल टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट रूल कुड नॉट एक्सीड 3 ईयर्स। लेकिन राष्ट्रपति शासन की कुल अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। राष्ट्रपति शासन की कुल अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। यानी अगर ऐसा कुछ सिस्टम आता है कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और अभी समस्या का समाधान उस राज्य के नहीं हुआ और 3 साल बीत गया मान लीजिए, और 3 साल के बाद भी, यानी 3 साल तक 6-6 महीना करके 5 बार बढ़ा दिए, 3 साल हो गया और राष्ट्रपति शासन अभी भी जो है कि लगा हुआ है, तो फिर क्या करेंगे कि अगर 3 साल बीत गया और समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उस राज्य की विधानसभा भंग कर दी जाएगी, डिसॉल्व कर दी जाएगी। फिर नए सिरे से विधानसभा का चुनाव किया जाएगा और फिर जो राज्य की जनता जिसको चुनेगी, जिसके पक्ष में फैसला देगी, वो काम करेगा। यानी किसी भी हाल में 3 साल से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन नहीं हो सकता। ठीक। तो ये समझ लीजिए कि एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट, औजार है किसका?
सेंट्रल का, केंद्र का, किसके खिलाफ? राज्यों के खिलाफ, कि सीधे राज्यों पर अटैक करते हैं किससे? 356 से। ठीक है, तो इसके राजनीतिक फायदे लाभ हानि के हिसाब से चलते हैं। तो इसमें राज्यपाल की जो भूमिका होती है बड़ी क्रूशियल हो जाती है। तो इसीलिए कई जगहों पर देखा जाता है कि राष्ट्रपति से ज़्यादा क्रूशियल रोल में राज्यपाल हो जाता है। ये होता है कि राष्ट्रपति के पास ऑप्शन कम होते हैं, राज्यपाल के पास ऑप्शन बहुत होते हैं। ठीक, चलिए अब तीसरा आपातकाल लिख लीजिए। तीसरी टाइप की जो इमरजेंसी है वो है राष्ट्र 352, 352, अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352। और इस 352 को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। तो इसी को राष्ट्रीय आपात कहा जाता है। किसको? 352 को कहा जाता है, 352 को कहा जाता है। ठीक, चलिए 352 को हम लोग देखेंगे, पहले इसको ठीक करें।